तार लगाने पड़ रहे हैं खेत में। और बताओ सांड घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? बताओ सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? पंचर हो गए। भाई समाजवादी है ना, नाम समाजवादी है लेकिन काम तमंचावादी है। एड़ी चोटी लगा लिए हैं कि हर हाल में भाजपा को रोकना है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। उत्तर प्रदेश में फर्जी भीड़ बनाम असली भीड़ की लड़ाई छिड़ गई है। हम उस लड़ाई पर आएंगे, लेकिन पूरे देश में एक और लड़ाई चल रही है, उसकी बात पहले। भारत में अमृतकाल चल रहा हो और सीन में बाबा की एंट्री ना हो तो उस अमृतकाल का कोई मतलब नहीं रह जाता। कहीं आप इस तरह की मामूली चिंताओं में तो नहीं डूबे हैं कि 7 मार्च के बाद पेट्रोल और डीजल कितना महंगा होगा? इतनी चिंता मत कीजिए। 100 रुपया लीटर पेट्रोल खरीदने का अभ्यास आप पिछले साल कई हफ्ते कर चुके हैं। इसे जब याद करेंगे तो तकलीफ नहीं होगी, और तकलीफ हो तो टीवी पर हिजाब का डिबेट देखिए। उससे 110 रुपया लीटर क्या 150 रुपया लीटर पेट्रोल की कीमत आपसे वसूली जाएगी, दर्द कम हो जाएगा। अभी भी आप 95 से 100 रुपया लीटर पेट्रोल खरीद ही रहे हैं। ऐसी चिंताओं से आप अपने मन की टंकी ना भरें, खाली कर लें, प्राइम टाइम देखें। उस बाबा पर ध्यान केंद्रित कीजिए जो निराकार है, लेकिन उसका एक ईमेल है। ईमेल युक्त यह संसार का पहला निराकार बाबा है, डिजिटल इंडिया का पहला डिजिटल बाबा, जिसका शरीर नहीं है मगर ईमेल है। बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी की तरह, जो पर्स में नहीं है मगर है कहीं इसी चराचर जगत में। अमृत काल में प्राइम टाइम अगरबत्ती जलाकर मगर दिमाग की बत्ती बुझाकर देखा कीजिए। निराकार बाबा ने तीनों वेदों के नाम से ईमेल आईडी बनाई है, rigyajur.sama@outlook.com। मतलब इस बाबा का कोई शारीरिक रूप नहीं है, लेकिन इसके पास ईमेल है। कहानी गजब की है, जो कि बाबा की कहानी है तो भूमिका लंबी हो सकती है और यहां से वहां भटक सकती है। भूगोल का भी एक प्रश्न बीच में आ जाता है। क्या इस तरह के बाबा केवल हिमालय पर्वतमाला में ही पाए जाते हैं? मतलब ये आल्प्स पर्वतमाला है, बर्फ की कमी नहीं है यहाँ, खूबसूरत भी बहुत है, गुफाएं भी होंगी, लेकिन इतने सालों में इस रेंज से दुनिया को एक भी बाबा नहीं मिला जो लोगों को ठग सके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी चला सके। ठीक है कि हम अपने हिमालय और बाबाओं को नहीं कोस सकते, आस्था को चोट पहुंच सकती है, लेकिन 8-8 देशों में 1200 किलोमीटर तक फालतू में फैली इस आल्प्स पर्वतमाला को तो कोस ही सकते हैं। फ्रांस और जर्मनी वालों को क्या पता चलेगा कि हम आल्प्स को हिंदी में कोस रहे हैं, कि इसने दुनिया को ठगने वाला एक भी बाबा नहीं दिया। बेकार है आल्प्स। इसकी रेंज में फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, मोनाको है, स्लोवानिया है, लिechtenstein है। इन देशों के लोग क्या करते हैं? क्या इनमें से कोई भी बाबा नहीं बनता है? लगता है अरावली को नष्ट करने वाले ठेकेदारों को भेजना पड़ेगा आल्प्स में, तभी वहां के लोगों को आल्प्स का महत्व समझ में आएगा। यह कहानी उस अज्ञात और निराकार बाबा की है जिसके ईमेल पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की हर जानकारी जाती है और जिसके बारे में जांच एजेंसियां 6 साल की जांच के बाद भी पता नहीं लगा पाती। ऐसा नहीं है कि कॉरपोरेट और बाबाओं के संपर्क की यह कोई पहली कहानी है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज चलाने वाला यह बाबा सामने तो आना ही चाहिए। यह बाबा इंग्लिश बोलने वाले उन बाबाओं से अलग लगता है जो कॉरपोरेट के कर्मचारियों को अध्यात्म का लेक्चर देते हैं। जो कंपनियां कम पैसा देती हैं कर्मचारियों को, खटा खटा कर उन्हें अधमरा कर देती हैं, वहां इन दिनों आध्यात्म की महिमा का कोर्स चलता है। अर्थ की कमी से निराश इन कर्मचारियों के जीवन में आध्यात्म का अर्थ ठेला जा रहा है। अब तो आध्यात्म का पैकेज बेचते बेचते बहुत सारे बाबा अपने आप में कंपनी बन गए हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की चित्रा रामाकृष्णा ने स्टॉक मार्केट पर नजर रखने वाली संस्था सेबी को बताया है कि सीनियर लीडर अनौपचारिक तौर पर इंडस्ट्री के लोगों से, कोच से, मेंटोर से सलाह लेते ही हैं। मुझे लगा कि इस तरह के गाइडेंस से मैं अपना रोल ठीक से निभा पाऊंगी। यह कहानी उस गाइडेंस की है जो एक अज्ञात बाबा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सीईओ को देता रहा। अगर ऐसी हेडलाइन भारत में ना छपे तो फिर कहां छपेगी? तो अखबार कैसे छपेंगे? जिस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से कई 100 लाख करोड़ का कारोबार होता है, उस एक्सचेंज की सीईओ एक निराकार बाबा के प्रभाव में फैसले ले रही थी,
देश की बाकी जनता को भी उस बाबा का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ऐसे गुरुओं से भरे भारत को अगर विश्व गुरु का खिताब ना मिले तो किसे मिले? साकार बाबा के बारे में सुना है, लेकिन ईमेल करने वाला, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट पढ़ने वाला निराकार बाबा पहली बार सुना है। इंस्टाग्राम पर काफी विज्ञापन आते हैं इन दिनों, स्टॉक में पैसा डालें अमीर बन जाएं। क्या पता यह बाबा खुद अमीर बनकर निराकार से साकार हो चुका हो और जिनीवा में टंडेली कर रहा हो, ऐश कर रहा हो। कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस मामले में कई सवाल उठाए हैं। 70% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे एनएसई काम करती है, हाईली प्रॉफिटेबल फर्म है। और जिन लोगों को बाबा ने COO, CEO, MD बनाया, उनकी तनख्वाह अगर आप सुन लेंगे तो मुझे नहीं लगता आपकी, मेरी और हम सब की मिला के तनख्वाह पूरे जीवन की उतनी नहीं होगी जितनी MD साहब की है। 44 करोड़ रुपया तो जब उन्होंने नौकरी छोड़ी तो लीव एनकैशमेंट के मिल गए। 44 करोड़, 44 के आगे 7 जीरो लीव एनकैशमेंट हुआ। बामर लॉरी से CEO बाबा ने कहा इस आदमी को बना दो, 15 लाख में जॉब करते थे, 5 करोड़ में लग गए। फर्स्ट क्लास एयर ट्रेवल करते, फर्स्ट क्लास, यहां से NSE मान लो जा रही है कोई डेलीगेशन लंदन, तो बंबई से लंदन फर्स्ट क्लास एयर ट्रेवल के उनको राइट्स मिल गए। अनलिमिटेड एक्सपेंसेस आउट ऑफ पॉकेट, जितना चाहो जो चाहो खर्च कर दो, NSE करेगी, क्योंकि आप 70% मार्जिन कमा रही और वो कंपनी भारत की है, देश की, भारत की सरकार की है, वो बाबा चला रहे हैं। ये बात तो और भी कमाल की है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का लाभांश 70% है और बाबा चला रहा है, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता को किसी बाबा के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में दखल देने से क्या दिक्कत है? वे सरकार भले ना चला रहे हों, वैसे चला भी रहे हों, क्या पता, लेकिन आसपास तो नजर आते ही हैं बाबा लोग। जब बाबा कोरोनिल दवा लॉन्च कर सकते हैं और बाबा की दवा के लॉन्च के समय मोदी सरकार के दिग्गज मंत्री जा सकते हैं, जिसे लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऐतराज किया था। जब बाबा के कोरोनिल से कोरोना भाग ही रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत कोरोनिल का प्रचार क्यों नहीं किया? कम से कम स्टॉक एक्सचेंज वाले बाबा को वित्त मंत्री तो बना ही सकते थे। मैं बिल्कुल अपने विषय से भटक नहीं रहा, बल्कि विषय ही ऐसा है जिससे पता चलता है कि यह देश कितना भटक गया है। भांति भांति के बाबा आ गए हैं, जिनका संबंध धर्म से कम राजनीति और कारोबार से ज्यादा हो गया है। यह तस्वीर साक्षात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की है जो मुंबई में है। हमारे पास भी उस निराकार बाबा की तस्वीर नहीं है, इसलिए स्टॉक एक्सचेंज की तस्वीर दिखा रहे हैं। इसी एक्सचेंज की एक पूर्व CEO चित्रा रामाकृष्णा और उनके सलाहकार आनंद सुब्रमण्यन पर नियामक संस्था सेबी ने 3 करोड़ और 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि CEO के पद पर रहते हुए चित्रा रामाकृष्णा किसी निराकार बाबा के असर में फैसले लिया करती थीं, उसे एक्सचेंज की सारी भीतरी जानकारियां दे दिया करती थीं। बाबा कौन है पता नहीं चला, केवल बाबा का ईमेल मिला है। होप यू आर नॉट लाफिंग बट यू कैन गिगल। हिंदी में ध्यान से सुनिए। दांत चियार कर हाहा हंसने की जगह आप पेट दबाकर खीखी हंसे। हमें 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पढ़ाया गया था। मैं आपको बाबांत उपयोगिता संस्थान पतन नियम पढ़ा रहा हूं। इसके तहत संस्थाओं का पतन हो जाए कोई बात नहीं, बाबाओं की उपयोगिता अनंत बनी रहे हर हाल में। यही है बाबांत उपयोगिता संस्थान पतन नियम। अब मुझे नोबेल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए इकोनॉमिक्स में, बताइए। संसार का मोह छूट गया, हिमालय चला गया, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज का मोह नहीं छूटा। इसका मतलब है कि उस बाबा के भीतर भले कुछ ना हो, उसके खाते में जरूर बहुत कुछ होगा। जाने कब पता चलेगा कि शेयर और म्यूचुअल फंड से बाबा ने कितने बनाए। भारतीय आस्था को लेकर इतने संवेदनशील हैं कि कोई बाबा ठग भी ले तो चुप हो जाते हैं, बाबा को कुछ नहीं कहते और यह भी नहीं बताते कि कितना ठगा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बाबा वाला मामला 2016 में ही सामने आ गया, लेकिन सेबी का आदेश 6 साल बाद यानी 2022 में ही क्यों आया? चित्रा रामाकृष्णन ने दिसंबर 2016 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO के पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वे इस पद पर 2013 से 2016 तक रहीं। यही वो राहत की बात है
कि इनकी नियुक्ति यूपीए के समय हुई, लेकिन क्या यह भी राहत की बात है कि इसकी जांच में 2016 से 2022 तक का समय लग गया। चित्रा रामाकृष्णा नियमों को बदल देती हैं और ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर का नया पद बनाकर आनंद सुब्रमण्यन की नियुक्ति कर देती हैं। आनंद की तनख्वाह पिछली नौकरी में 15 लाख थी, यहां 1.25 करोड़ सालाना पैकेज दिया जाता है। फिर आनंद निराकार बाबा की सलाह पर प्रमोट होकर चित्रा का सलाहकार बन जाता है। चित्रा उसे चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर बना देती है। अब उसका वेतन 5 करोड़ सालाना हो जाता है। फिर निराकार योगी की तरफ से एक ईमेल आता है कि आनंद को 5 दिनों के बजाय 3 दिन ही काम करना चाहिए। तो चित्रा इस तरह का आदेश पारित करती हैं और आनंद 3 दिन काम करता है, आनंद लेता है। लगता है फ्रॉडियों का स्वर्ण युग चल रहा है भारत में। चित्रा रामाकृष्णा बीकॉम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। दुनिया के इस हिस्से में इनसे पहले कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज और चीन के शेंजन स्टॉक एक्सचेंज में महिला सीईओ बनी थी। चित्रा एनएसई की पहली महिला सीईओ बनी। इंपैक्ट था काफी ग्लोबल। 2016 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस की अध्यक्ष भी बन गई। क्या सब उस निराकार बाबा के आशीर्वाद से हो रहा था? क्या बाबा चित्रा को बिजनेस टुडे से लेकर फोर्ब्स पत्रिका से अवार्ड भी दिलवा रहा था? 2013 में चित्रा को फोर्ब्स विमेन लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। क्या यह वही फोर्ब्स है जो दुनिया के अमीरों की सूची छापकर दुनिया के गरीबों का दिल जलाया करती है? अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि चित्रा ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कमर्शियल और रेगुलेटरी रोल में कमाल का संतुलन बिठाया है। एनएसई को उच्च स्तर का पेशेवर बनाया है, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी लाई है। फॉर्च्यून मैगजीन ने भी इन्हें भारत की शक्तिशाली महिला बिजनेस वुमन की श्रेणी में रखा। बिजनेस टुडे ने बिजनेस में कामयाबी का परचम लहराने वाली 30 महिलाओं में शामिल किया। बिजनेस टुडे को इन पर इतना भरोसा था कि लगातार 4 साल तक इन्हें चोटी के 3 महिला बिजनेस वुमेन में शामिल करता रहा। क्या इन सबको पता था कि इनकी कामयाबी का राज एक बाबा है? असली सीईओ वही है। नियामक संस्था सेबी ने चित्रा रामाकृष्णा पर 3 करोड़ का जुर्माना लगा दिया क्योंकि यह एक निराकार बाबा के असर में काम कर रही थी। लेकिन सेबी यह क्यों नहीं पता लगा सकी बाबा कौन है, जिससे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सारी आर्थिक जानकारियां साझा की जा रही थी। बोर्ड मीटिंग का एजेंडा तक शेयर किया जा रहा था। उस निराकार बाबा से ईमेल के जरिए पूछा करती थी चित्रा कि किस कर्मचारी को कितनी रेटिंग देनी है, किसे प्रमोशन देना है। इस कहानी में गंगा भी आ गई। मां गंगा, कौन रोक सकता है आने से? बाबा से मुलाकात गंगा के किस तट पर हुई, चित्रा ने पूछताछ में नहीं बताया। निराकार रूप में मुलाकात हुई या आकार रूप में, यह भी नहीं बताया। लेकिन इतना बताया है कि 20 साल पहले गंगा के तट पर तीर्थ के दौरान मुलाकात हुई थी। इसलिए हम अपने स्क्रीन पर बारी बारी से हरिद्वार और बनारस स्थित गंगा के तटों की तस्वीर दिखा रहे हैं, ताकि आप जब इन तटों पर जाएं तो उस बाबा को खोजते रहें जो स्टॉक एक्सचेंज चलाता है। आपकी भक्ति में शक्ति होगी तो आपको भी ये बाबा मिलेगा। और हां, प्रयागराज जाएं तो वहां भी गंगा तट पर चेक कर लीजिएगा। सेबी ने चित्रा से पूछा कि बाबा की पहचान बताइए, तो जवाब देती हैं योगी परमहंस हैं, हिमालय रेंज में कहीं रहते हैं, तीर्थ स्थलों में उनसे मुलाकात हुई है। सेबी ने पूछा कि निराकार हैं तो ईमेल कैसे करते हैं? तब चित्रा का जवाब है, जहां तक मेरी जानकारी है, आध्यात्मिक शक्तियों को ऐसी भौतिक चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग इस खबर को दूसरे एंगल से देख रहे हैं। वे अफसोस कर रहे हैं कि उन्हें इस बाबा की जानकारी पहले से क्यों नहीं थी। समाज का स्तर यही है कि अगर कोई यह दावा कर दे कि वही स्टॉक एक्सचेंज वाला बाबा है तो यकीन जानिए लाखों लोग उसके यहां कुंडली लेकर पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? कांग्रेस ने कुछ सवाल और भी किए हैं। अब आप ये बताइए, 2016 से ये सारे ईमेल सेबी को पता है, आज तक 6 साल हो गए। वो बाबा कौन है? वो बाबा हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में अपने लोगों को अपॉइंट कराता है, ऐसे बोलता है उसकी लिस्ट है और ये ईमेल्स पे लिखा हुआ है, इन लोगों को डायरेक्टर बना दो, इन लोगों को सीईओ बना दो। और सीईओ की तनख्वाह 20,000, 25,000, 50,000, लाख रुपया महीना नहीं है, 5 करोड़ रुपया। बाबा एक मेल करता, 5 करोड़ रुपए का आदमी
15 लाख रुपए सालाना का आदमी 5 करोड़ की सैलरी पे अपॉइंट हो जाता है। COO ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बन जाता है। अब हम ये पूछना चाहते हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री चुप क्यों हैं? चुप क्यों है कि 300 लाख करोड़ का स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे शेयर्स की प्राइस डिसाइड होती है, जहां से लोग 8 गुना अमीर बन जाते हैं, जहां पे छोटे छोटे निवेशक अपनी गाड़ी कमाई 10,000 15,000 रुपया वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, इससे बड़ा हिंदुस्तान में वित्तीय फ्रॉड, वित्तीय स्कैम आज तक ना तो हुआ है ना हुआ है। और मैं विश्वास से कहता हूं, जिस कंपनी की मार्केट कैप 303 लाख करोड़ रुपया है, ना कभी होगा। और आप चुप्पी साधेंगे। अगर आप अपने सीईओ के डेडलाइन से परेशान हैं तो इस बाबा को खोज ही निकालिए, क्योंकि यह बाबा 5 दिन के बजाय 3 दिनों की ड्यूटी दिला देता है। ईमेल से पता चलता है कि यह निराकार बाबा छुट्टियां भी मनाने का शौक रखता है। बिजनेस पत्रकार सुचेता दलाल की रिपोर्ट से पता चला कि बाबा सेशल्स और दिल्ली में मौज करने की योजनाएं बना रहा था। ईमेल में बाबा उनकी प्रशंसा भी करता है, केश सज्जा के तरीके भी बताता है, मतलब इसे हेयर स्टाइल का भी अच्छा खासा आइडिया है। स्टॉक का तो है ही। चित्रा ईमेल में लिखती हैं कि एनएसई तो आपके ही आशीर्वाद से चलती है। पत्रकार सुचेता बिजनेस की दुनिया की जानकार है, तो उन्होंने एनएसई और सेबी के अधिकारियों से ऑफ रिकॉर्ड बातचीत की है और सेबी के आदेश के आधार पर अपनी रिपोर्ट में सवाल उठाए हैं। चित्रा की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठे थे, लेकिन सेबी 10 साल तक सोती रही। सेबी की जांच बोगस लगती है क्योंकि यह स्थापित नहीं कर सकी है कि हिमालय में रहने वाला निराकार योगी कौन है। सुचेता दलाल लिखती हैं कि जांच से यह भी पता नहीं चलता कि योगी और चित्रा ने किस तरह के वित्तीय लेन देन किए, कहां कहां दोनों छुट्टियां बिताने गए, इन दोनों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सेबी के आदेश में काफी सारे डिटेल होने के बाद भी तर्कों में भारी कमियां हैं। उनके सहारे हल्की डांट के बाद एनएसई के बड़े बड़े अधिकारियों को छोड़ दिया गया। सुचेता दलाल के अनुसार एनएसई के सीईओ की सोच है कि चित्रा ने इस्तीफा दे दिया है तो अब कार्रवाई का कोई मतलब नहीं। इस दलील से कोई भी फ्रॉड कर इस्तीफा दे दे तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कई 100 लाख करोड़ का कारोबार होता है। करोड़ों लोगों का विश्वास इस एक्सचेंज से जुड़ा है और इससे कैसे कैसे लोग जुड़ेंगे। क्या यह मामूली बात है कि एक फ्रॉड बाबा बनकर स्टॉक एक्सचेंज चला रहा है और 6 साल बीत जाने के बाद भी उसकी पहचान स्थापित नहीं हुई है। Why an IP address of email sent by Baba can't be traced till now? The entire दुनिया का सारे देश हम पे हंस रहे हैं साथियों। हमारे स्टॉक एक्सचेंज को जिस तरह एक बाबा चला रहा और उस बाबा का नाम नहीं पता। दुनिया के प्रमुख अखबारों में हमारे हंसी के लेख लिखे जा रहे हैं कि टेक पावर हाउस जो दुनिया का है वो एक आईपी एड्रेस को ट्रेस नहीं कर पाया कि वो बाबा है कौन जो ये स्टॉक एक्सचेंज को चला रहा है। नंबर 3, हम मांग करते हैं कि 7.5 सालों में, पिछले 7.5 सालों में किन किन लोगों ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शेयर खरीदे हैं। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इसकी जानकारी सोर्स बेस्ड मेरे पास है, पर मैं जिम्मेवार पार्टी का जिम्मेवार प्रवक्ता हूं, उन जानकारी को आपको लीक नहीं करना चाहता। पर आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि पिछले 7.5 साल में किन लोगों ने एनएसई के शेयर खरीदे और एनएसई की अब आईपीओ आने वाला है। उनके शेयर आईपीओ के आते ही 10 गुना प्राइस हो जाएगी, 10 टाइम्स इमीडिएटली। कौन कौन वो लोग हैं जिन्होंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट किया, उनके सारों के नाम, उनके डेट ऑफ एक्विजिशन, उनकी प्राइस ऑफ एक्विजिशन भारत सरकार देश के सामने रखें। सरकार को भी विस्तार से बताना चाहिए ताकि हम उसका पक्ष समझ सकें, रख सकें। बताना चाहिए कि 6 साल क्यों लगे इस आदेश के आने में। जब 23,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड के मामले में एफआईआर हुई तो सवाल उठा कि 5 साल क्यों लगे। वित्त मंत्री ने जांच एजेंसी की तारीफ कर दी कि पहले 52 से 56 महीने लगते थे, इस बार जांच में कम समय लगे हैं। उस जांच में क्या निकला, ऋषि अग्रवाल कहां है, इसकी कोई जानकारी नहीं। सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी किया है, मतलब सीबीआई को अभी पता नहीं है ऋषि अग्रवाल कहां है। क्या पता ऋषि अग्रवाल
बाबा की तरह निराकार हो गया हो। हर कोई कह रहा है इस खबर के बाद दुनिया भारत पर हंस रही है, लेकिन मैं हंसने वालों में शामिल नहीं हूं। मैं जानता हूं जब तक आस्था के नाम पर लोगों ने दिमाग इस्तेमाल ना करने की कसम खाई है, तब तक बाबा के नाम पर हंसना इस देश में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैंने हिमालय का नहीं, आल्प्स का मजाक उड़ाया है। कुछ भी हो जा रहा है इस देश में, निराकार बाबा आकर स्टॉक एक्सचेंज चलाने लग जाता है तो यूपी की रैली में भीड़ हरियाणा से बुलाई जाती है। सबका मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। 10 फरवरी को सहारनपुर में प्रधानमंत्री की रैली हुई। क्या आपको पता था कि यहां जो लोग जमा हैं वो हरियाणा के कई जिलों से 300 बसों में भरकर लाए गए थे। यूपी की चुनावी रैली में हरियाणा की जनता क्यों सुनने आई, इसका जवाब वही बाबा दे सकता है जो निराकार है। लेकिन इस भीड़ की पोल उस दिन खुल गई जब दैनिक भास्कर ने यह खबर छाप दी। इसके अनुसार हरियाणा के 300 प्राइवेट बस ऑपरेटर पैसा मांग रहे हैं और पैसा नहीं मिल रहा है। हरियाणा के अलग अलग जिलों से 300 प्राइवेट बसें सहारनपुर गई थी, जिस पर बस वालों के 31 लाख रुपए खर्च हो गए। 300 बसें तो बहुत होती हैं। तो क्या प्रधानमंत्री की सहारनपुर की रैली में सहारनपुर की जनता नहीं थी? होगी, लेकिन सहारनपुर वालों को अजीब नहीं लगा होगा अगल बगल हरियाणा वाले भाई क्यों ज्यादा दिख रहे हैं। ये हमारा जो खर्चा था और टोल था उसको देने की बात हुई है। दिहाड़ी वाली बात तो चलो बाद की बातें हैं, देंगे ना देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खर्चा और टोल हमारा रुका हुआ था। खर्चा और टोल देना भी चाहिए था, यही हमारी डिमांड थी, वो देने की बात हो गई है। तो क्या कह के किसके आदेश पे ये बसें उधर सहारनपुर गई थी? ये हमें तो प्रशासनिक आदेश हुए थे, जो हमारे सेक्रेटरी आरटीएज हैं डिस्ट्रिक्ट में, उनकी तरफ से आदेश आए थे कि बसें जानी है सहारनपुर रैली में, और हमारे साथियों को जो मैसेज आया था उसके अनुसार हमने अपनी बसें भेज दी। ये आदेश लिखित में थे या वर्बली था? ये वर्बली आदेश आते हैं, ऐसे कोई आदेश लिखित में ना आज तक कभी आए, सभी सरकारों में गई हैं, सभी वर्बली आदेश होते हैं। भीड़ भी फर्जी हो सकती है। हरियाणा के लोग यूपी की चुनावी रैली में ताली बजाकर तो चले गए, मगर वोट नहीं दे पाएंगे। अब उन्हें फिर से वही भाषण सुनना पड़ेगा। जब उनके यहां चुनाव होंगे तब वोट देने का मौका भी मिलेगा। एक और मामला आया है, ध्यान से, फोटोशॉप भीड़ का। कम से कम इस काम में पैसे तो बचे। जब फोटोशॉप की टेक्निक है तो 300 बसों का हेडेक क्यों मोल लिया जा रहा है? मंगलवार के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि जनपद इटावा ने ठाना है हर बूथ पर कमल खिलाना है, लेकिन जो तस्वीर ट्वीट की उसे लेकर सवाल उठ गए। सवाल यह उठा कि तस्वीर में जो भीड़ आई है वो किसी और तरफ देख रही है, जिससे पता चलता है कि मंच किसी और दिशा में है और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ किसी और दिशा से आकर हाथ हिलाते नजर आ रहे हैं। ऑल्ट न्यूज के जुबैर ने इसकी पड़ताल की और पाया कि 2 असली फोटो को मिलाकर एक नया फोटो बना दिया गया है। ऑल्ट न्यूज ने फेक नहीं लिखा है, फोटोशॉप लिखा है। मंच वाली तस्वीर दिसंबर 2021 की तस्वीर है, जिसमें योगी आदित्यनाथ खड़े हैं और हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन कर रहे हैं। यह तस्वीर आउटलुक में छपी है। दिसंबर वाली तस्वीर में जनता है मगर कम लगती है। मंगलवार की तस्वीर में जनता काफी है, लेकिन मुख्यमंत्री और जनता के देखने की दिशा एक दूसरे से अलग है। क्या 2 अलग अलग तस्वीरों को मिलाकर यह नई तस्वीर बनाई गई है? कांग्रेस सेवा दल ने ट्वीट किया है कि इतिहास ही रच दिया। आज फोटो एडिट का खुद देख रहे हैं पश्चिम को, हाथ उठे हैं दक्षिण को। कई पत्रकारों ने लिखा है फोटो एडिट करने वाले की नौकरी चली जाएगी, आगे से उसकी नौकरी ना जाए। हम ये गुजारिश करते हैं। हम आपको रविवार को इटावा में जो योगी आदित्यनाथ की रैली हुई उसका भी असली वीडियो दिखाने जा रहे हैं। अरशद जमाल ने यह वीडियो भेजा है। आपको अंदाजा हो जाएगा कि इटावा की रैली में कितने लोग थे और फोटोशॉप की क्यों जरूरत पड़ी। अगर आप इस वीडियो को मुख्यमंत्री के ट्वीट में इस्तेमाल तस्वीर से मिलाएंगे तो काफी कुछ अलग दिख सकता है। रैली का मंच ट्वीट किए गए तस्वीर वाले मंच से अलग है। जो ढका हुआ, जो तस्वीर ट्वीट की गई है उसमें मंच खुला सा है, लेकिन रैली में मंच ढका है और छोटा भी। जिस जगह पर मुख्यमंत्री की रैली हुई वो इटावा शहर है, वहां का रामलीला मैदान है। रविवार को यहां जसवंत नगर, भरथना और सदर की सीटों के लिए बीजेपी की सभा हुई थी, 3-3 विधानसभा सीटों के लिए। मुख्यमंत्री ने कहा समाजवादी पार्टी अवसरवादी पार्टी है, वंशवादी पार्टी है, तमंचावादी पार्टी है और यूपी में बीजेपी 325 सीटें जीतने जा रही है। क्या आईटी सेल को यह लगा होगा कि यहां भीड़ कम है? अगर यह वीडियो मुख्यमंत्री ट्वीट करेंगे तो संदेश अच्छा नहीं जाएगा, इसलिए कहीं और की भीड़ का फोटो लगाकर ट्वीट कर दिया गया। यह हमारा सवाल है। पिछली सरकारें खनन में तो लूट करती थी। भाइयों बहनों,
खनन के साथ साथ उन्होंने हर जिले में उनके गुर्गों ने अवैध तमंचों की फैक्ट्री लगा दी थी, तमंचा बना दिया था। ये समाजवादी है ना, नाम समाजवादी है लेकिन काम तमंचावादी है और सोच परिवारवादी है। राजनीतिक दलों की सभा में आने वाली जनता अब दलों की टोपी में दिखती है। इससे समझना मुश्किल हो जाता है कि टोपी वाली जनता है या कार्यकर्ताओं की भीड़ है। दूसरे राज्य से भीड़ लाना और फोटोशॉप से भीड़ का निर्माण करना यह भी हो रहा है। यही नहीं, नेता अब वैसे रास्तों पर रोड शो करते हैं जो तंग हो ताकि भीड़ दिखे। अखिलेश यादव की आज कन्नौज में सभा थी, भीड़ की बात चली है तो यह वीडियो भी देखिए। यह सपा की रैली का वीडियो है। कन्नौज में अखिलेश ने कहा, अगर इतना जन समर्थन मिल रहा है तो कन्नौज में बीजेपी शून्य होने जा रही है। जो लोग किसानों के हत्यारों को जमानत दिलवा रहे हों, उन्हें जनता से जमानत नहीं मिलेगी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि इतनी भीड़ बता रही है कि मतदान के दिन बीजेपी के बूथ पर भूत दिखाई देगा। कन्नौज में विधानसभा की 3 सीटें हैं। 2017 में यहां 2 सीटों पर बीजेपी जीती थी और 1 पर सपा। ये जो आ रहे हैं दिल्ली वाले अपने सपनों में भी नहीं देख सकते थे ऐसी सड़क समाजवादियों ने बना करके दिखाई है। बताओ गुजरात में है क्या ऐसी सड़क? प्रधानमंत्री अपने जीवन में ऐसी सड़क नहीं बना पाए। बताओ अगर सड़क बनाई हो उन्होंने ऐसी प्रधानमंत्री ने तो बताओ हमें। और जब प्रधानमंत्री नहीं बना पाए तो बताओ बाबा मुख्यमंत्री क्या बनाएंगे? अरे ये बाबा मुख्यमंत्री को इस बार सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? ये गौशाला के नाम पर पैसा खा गए, लूट गए, बर्बाद कर दिया। तार लगाने पड़ रहे हैं खेत में। और बताओ सांड घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? अच्छा, सांडों को कौन पकड़ेगा? इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं। ये बीएड टेट वाले जानते हैं कि हम इनकी मदद कर रहे हैं, शिक्षा मित्र की मदद कर रहे हैं, 69,000 वालों की मदद कर रहे हैं और 11 लाख पद खाली हैं सरकारी नौकरी के। उन नौकरियों को भरने का काम करेंगे हम समाजवादी लोग। आज प्रियंका गांधी का कानपुर में रोड शो हुआ। किदवई नगर, आर्य नगर, गोविंद नगर और कैंट में। देखिए अपने जो कार्यकर्ता हैं उनका जोश बढ़ाते हुए तालियां बजा करके, साथ में जो यहाँ के प्रत्याशी अजय कपूर भी हैं वो यहाँ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये रोड शो चल रहा है इनका 4 विधानसभा, कैंट, शीशामऊ, आर्य नगर, किदवई नगर, इन 4 विधानसभा पर प्रियंका गांधी अपना रोड शो कर रही हैं। और आप देखेंगे हुजूम यहाँ पर प्रियंका गांधी के लिए उमड़ा हुआ है। भले ही बहुत सारी सीटों में कांग्रेस लड़ाई में नजर ना आती हो, लेकिन कानपुर में लगभग 2 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस बहुत लड़ाई में है और सीधी लड़ाई जो है वो बीजेपी से। जैसे अजय कपूर आप देख रहे हैं गोविंद नगर सीट से, किदवई नगर सीट से हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं गोविंद नगर से, तीसरी बार मैदान में है। साथ में सोहेल अंसारी जो सिटिंग विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं यहाँ से, वो भी मैदान में है। तो ये प्रचार शुरू हो गया है। आज संत रविदास जयंती है। यूपी और पंजाब में चुनाव हो रहे हैं। इस कारण नेताओं के बीच संत रविदास को लेकर विचित्र किस्म की होड़ मच गई। पंजाब के मुख्यमंत्री वाराणसी के सीर गोवर्धन इलाके में सुबह 5 बजे संत रविदास जयंती पर श्रद्धालुओं से मिलते हुए। चन्नी पंजाब के पहले मुख्यमंत्री हैं जो संत रविदास की जन्मस्थली पहुंचे हैं। पंजाब में चुनाव है और रैदासियों की बड़ी तादाद वहां रहती है। पंजाब चुनाव के बीच वहां पहुंचने का मकसद साफ है। पूरे
संसार में पूरी दुनिया में लोग बस रहे लोगों को आज के गुरु रविदास जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुझे खुशी है कि मैं गुरु रविदास जन्म स्थान पे आज पहुंचकर उनको अपना अकीदा पेश कर रहा हूं। यहाँ पहुँचने वाले पंजाब के मुख्यमंत्री अकेले नहीं थे। प्रियंका और राहुल गांधी ने मत्था टेका, लंगर छका और मंच पर संतों से आशीर्वाद लिया तो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी हाजिरी दी और आशीर्वाद लिया। संत रविदास जी के अनमोल विचार हैं। कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने कर्म से होता है, ऊंच या नीच अपने कर्म से होता है, जाति से नहीं होता। इस विचार को आज भी अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है, जिसको आम आदमी पार्टी उतारने का प्रयास कर रही है लगातार। मैं हर साल आती हूँ। इस साल और भी अच्छा लगा क्योंकि भैया है मेरे साथ, श्रद्धा के लिए आए हैं हम और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं रहे। वह भी बाकी नेताओं की तरह संत रविदास के दरबार में पहुंचकर मत्था टेका, लंगर छका, लेकिन बाकी नेताओं से आगे जाकर उन्होंने अपने किए गए काम को गिनाया, जिससे उनके यहाँ आने का मकसद साफ नजर आया। यहाँ के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, आगे भी कार्य करेगी। यह आश्वस्त करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इतने नेता इस बार किस लिए आए हैं, इसका भेद श्रद्धालुओं से भी छुपा नहीं रहा। उनका राजनीतिक स्टंट होता है ये, उनको गुरु घर से कोई मतलब नहीं होता। गुरु से क्या लेना है? गुरु घर तो पहले भी है यहाँ पे, पहले क्यों नहीं आते वो? अब इलेक्शन के दौरान क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे दलितों का वो मसीहा है, श्री गुरु रविदास जी महाराज जी, काशी जी में उनका जन्म हुआ है। पंजाब में रैदासियों की संख्या काफी है और उत्तर प्रदेश में भी संत रविदास को मानने वाले कई सीटों पर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। लिहाजा हर पार्टी इनको लुभाकर अपने वोट पक्के करना चाहती है। आज से तकरीबन 600 साल पहले संत रविदास ने यही कहा था कि जात पात के रोग में उलझे रहे सब लोग, मानुषता के स्वाद में रविदास जात का रोग। ये रोग आज 600 साल बाद भी और ज्यादा गहरे नजर आ रहा है। ऐसे में नेताओं के समता मूलक समाज के बनाने का जो दावा है वो कितना सही है, ये आप खुद समझ सकते हैं। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। 23,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड करने वाला कहीं भाग तो नहीं गया होगा? इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, क्या इसका संबंध किसी और बड़े फ्रॉड से है? इसे लेकर सन्नाटा है। एक से एक फ्रॉड और ठग भरे हैं चारों तरफ। आप चिंता मत कीजिए, भारत अमृत काल में एंटर कर चुका है। चारों तरफ सच सुनाई दे रहा है। सारे बाबा निराकार होने वाले हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं, उनका ईमेल आता रहेगा, आप ब्रेक लेते रहिए। पिछले महीने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक मुठभेड़ हुई। पुलिस ने एक नक्सली को मार गिराने का दावा किया। परिवार कहता रहा कि वो निर्दोष है। पुलिस पहले नकारती रही, लेकिन हफ्ते भर में मान लिया कि उससे गलती हो गई है। अनुराग द्वारी बता रहे हैं कि ये अकेला मामला नहीं है। एक भरमार बंदूक, टॉर्च, चप्पल, प्रेशर कुकर, तार, पिट्ठू बैग और एक शव। 23 जनवरी की रात नारायणपुर में डीआरजी और बीएसएफ के जवान सर्चिंग पर निकले। दावा था कि रात करीब 1:30 बजे भरंडा थाने के करीब 6 किलोमीटर दूर स्थित बीएसएफ कैंप के पास नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। पहले से घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। करीब 15 मिनट चली मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। पुलिस की टीम, 2 डीआरजी की टीम निकली थी। रात के करीब 1:30 बजे के आसपास में कुछ हथियारधारी लोग उनको दिखे। पुलिस ने उसको चैलेंज भी किया। उसके जवाब में जो वहाँ पे जो लोग थे वहाँ पर, उन लोगों ने, नक्सली जो थे, उन लोगों ने वहाँ पे फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के ऊपर लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग है, तो पुलिस ने भी उसका फायरिंग से ही जवाब दिया। और एक मतलब कहा जा सकता है कि एक क्रॉस फायरिंग हुई। वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली, जिसकी बाद में सिनाख्त मानव मृत्यु के रूप में की गई।
परिवार कहता रहा मृतक मानूराम पुलिस में भर्ती होना चाहता था। बस्तर फाइटर्स फोर्स में भर्ती होने के लिए उसने फॉर्म भी भरा था, जिसकी पावती परिजन दिखाते हैं। वो रोज पुलिस भर्ती की तैयारी भी करता। मृतक का बड़ा भाई रेनूराम नुरेटी भी डीआरजी में जवान है, लेकिन तब किसी ने यकीन नहीं किया। 4 लोग रात जंगल घूमने गया था चिड़िया उड़िया मारने के लिए। वो वही 12 बजे का 12-1 बजे कहाँ तो पुलिस के साथ पुलिस मारा है, बने चिड़िया मारे गया था। वो नक्सली नहीं था सर, वो फार्म भी भरा था बस्तर फाइटर के लिए। वो नक्सली नहीं था, पूरा यहाँ नक्सल पीड़ित है हम लोग से। नक्सली और पुलिस के मतलब फायरिंग हो रहा था, वहाँ बीच में आ गया बोलते हैं, जबकि नक्सली था ही नहीं वहाँ। पुलिस लोग भी बहुत झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हुआ ही नहीं। और वर्दी टिफिन बम कुकर बम वो सब कर रहे हैं, और बिल्कुल नहीं है। तो ये सब रख दिया था? जी रखा है सर अभी भी। माओवादियों ने भी मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। उत्तर बस्तर डिविजनल कमेटी के प्रवक्ता सुखदेव कोडो ने प्रेस नोट जारी कर कहा, उनकी पुलिस के साथ कोई मुठभेड़ नहीं हुई थी। पुलिस ने भी बाद में माना कि उनसे गलती हो गई। और अभी तक जांच पड़ताल में मानूराम नुरेटी के किसी प्रकार का नक्सल संगठन में ताल शामिल होने के किसी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं है। और संभवतः जो मोस्ट प्रोबेबल कारण ये पता चल रहा है, उस दिन रात में हुई तो क्रॉस फायरिंग में मानूराम नुरेटी को गोली लगने से उनकी मृत्यु हुई थी। हालांकि घर वालों का आरोप है कि पुलिस अब भी उन पर दबाव बना रही है। क्या पुलिस वाले क्या डरा रहे हैं? उन लोग बोल रहे हैं कि ये सब किसी को मत बताना, हम लोग ड्यूटी से वहाँ से निकला दे रहेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं बोल रहे हैं मेरे पापा को। तो तुम्हारा भाई का मतलब उन लोग बोल रहे हैं कि उसका भाई का गलती है, बोल रहे हैं पापा का भाई का गलती। भरंडा अकेला मामला नहीं है, बस्तर सुलग रहा है। पिछले साल 17 मई को सिलगेर में पुलिस कैंप के विरोध में उतरे आदिवासियों पर कथित तौर पर सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर दी। घटना में 3 ग्रामीणों की जान चली गई और लगभग 18 लोग घायल हो गए। साल भर होने को है, ग्रामीण विरोध में यहीं बैठे हैं। सिलगेर के बाद बुर्जी बेचापाल के रास्ते आंदोलन अबूझमाड़ पहुंचा। ग्रामीण यहां ताड़बल्ला का इंसाफ मांग रहे हैं, जहां कथित तौर पर 2 साल पहले पुलिस की गोलियों से 10 गांव वालों की मौत हुई थी। ताड़बल्ला में जो है क्रूरता के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या किया गया और बोला गया ये नक्सलवाद है। हालांकि नक्सलवाद नहीं है, वो गांव के ग्रामीण बच्चे थे। घर से थोड़े चावल दाल लेके आके इस मैदानों में बैठे हैं, बैठ के बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपके माध्यम से सरकार तक का पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत सरकार को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बस्तर में कैसे निर्भरता के साथ आदिवासी की हत्याएं हो रही है, जेल भेजा जा रहा है, बलात्कार हो रहा है, उनके पहाड़ों को जंगलों को कैसे काटा जा रहा है, कुचला जा रहा है। ये सारी बातों को बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इससे बता के उसका कोई अगर सरकार सुन ले तो समाधान निकालना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं निकाल रही है। खैर, बस्तर का स्वभाव सहज है, लेकिन ये लड़ाई नहीं। 4 दिनों पहले ही पुटकेल के जंगलों में नक्सलियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ पर हमला किया। 1 अधिकारी शहीद हुए, 1 जख्मी। सड़क बनाने में जुटे एक इंजीनियर और मजदूर को अगवा किया गया। 5 दिनों बाद रिहाई संभव हुई। ब्रेख्त ने कभी लिखा था, ये युद्ध जो आ रहा है पहला युद्ध नहीं होगा। इससे पहले भी कई युद्ध हुए हैं। पिछला युद्ध जब खत्म हुआ तो कुछ विजेता बने, कुछ विजेताओं के बीच आम आदमी भूखा मरा, विजेताओं के बीच भी वो मरा भूखा ही। बस्तर तब तक सुलगता रहेगा जब वहाँ के लोगों के गुस्से की वजह को हम ना समझें, ये ना समझ पाएं कि अपने जल, जंगल और ज़मीन का नेतृत्व दबाव में या फिर अपनी मर्जी से ही सही उन्होंने माओवादियों को क्यों सौंप दिया। बस्तर से विकास और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।